उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिम्मेदारी किसके ऊपर दी जाए, किसकी रणनीति फेल हुई, इस विषय पर क्या योगी आदित्यनाथ फेल हुए या फिर अखिलेश यादव का ओबीसी कार्ड चला, और अखिलेश यादव का ओबीसी कार्ड चला तो ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ का ओबीसी कार्ड क्यों नहीं चला, या बीजेपी का जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं वो जो ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है वो क्यों नहीं चला। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अपने नेतृत्व में बीजेपी कांग्रेस के अंदर उत्तर प्रदेश में बढ़िया परफॉर्मेंस दिलाने में कामयाब हुए। तो इन सभी चीजों से एक ही कयास निकलता है कि अल्टीमेटली हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। हार का ठीकरा क्या योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर फोड़ दिया जाए, क्योंकि आप ही के प्रेजेंस में सत्ता चल रही थी, आपकी सरकार के द्वारा जो कार्य डिलीवर किए गए क्या वो कार्य जनता को रास नहीं आए, क्या आपकी ही पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं को आपके कार्य पसंद नहीं आए, क्या लोगों ने आपके कार्यों को उस रूप में नहीं लिया कि वो उसे वोट में कन्वर्ट कर सके। ये सारे सवाल ले दे करके आदित्यनाथ जी से अब पूछे जा रहे हैं। हालांकि इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल पार्टी से ही उठना शुरू हुआ है। कैसे? असल मायने में जब 403 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव यहां पर हुए और उन चुनावों के अंदर बीजेपी ने 2022 में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, उस परफॉर्मेंस के बावजूद भी वर्तमान में अपोजिशन के रूप में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इतना अच्छे से लोकसभा में परफॉर्म कर गई, तो इससे केवल योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर ही सवाल नहीं उठे, अपितु सवाल प्रधानमंत्री मोदी पर भी उठे। वो इसलिए भी उठे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी वाराणसी सीट से भी बड़े फ्लाइंग कलर्स के साथ जीत कर नहीं आए। अर्थात यह भी माना गया कि योगी आदित्यनाथ एज ए सीएम तो अपने पद पर कामयाब हैं, लेकिन उनकी वजह से लोकसभा सीटें कन्वर्ट नहीं हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में उतनी अच्छे नंबर से नहीं जीते, जैसे होता है ना कि हाँ भाई ये जीत कैसी जीत मानी जाए, तो वाराणसी की जीत बड़ी ही कॉम्प्रोमाइज्ड प्रकार की बीजेपी की जीत दिखी। इससे कयास लगने लगे कि कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरएसएस की नाराजगी ये खुलेआम चर्चा में आने लगी। कहा जाने लगा कि बीजेपी के 2 सीएम ऐसे हैं जिनमें से योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा जो आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं हैं। उनमें से योगी आदित्यनाथ जिस राज्य में सीएम हैं वहां पर बीजेपी को हुए नुकसान से संभवतया आरएसएस नाराज है। और आरएसएस नाराज है, इसकी नाराजगी का एक और तथ्य यह दिया गया कि जहां 15 जून को योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का, योगी आदित्यनाथ जी ने मोहन भागवत जी जो कि आरएसएस चीफ हैं, इनसे मुलाकात का जो समय मांगा था वो उन्हें समय नहीं दिया गया। आरएसएस चीफ इनसे नहीं मिले। इससे चुनावी गलियारों में समीकरण लगने लगा कि आरएसएस कहीं ना कहीं बीजेपी से या आदित्यनाथ जी से भी खुश नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गया है, विवाद की जड़ हो गया है। क्या इसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ जिनके नेतृत्व में यह तीसरी बार का चुनाव लड़ा गया, उस चुनाव में एनालिसिस के दौरान कहीं यह कंक्लूजन तो ना निकाला जाए कि कहीं इनके नेतृत्व को जनता ने नकार दिया? इसी का एनालिसिस फिलहाल उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी जी फिलहाल बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष हैं। उन्होंने चुनाव की हार की कैलकुलेशन के लिए कि भाई चुनाव में हमारी हार क्यों हुई, इसके लिए उन्होंने 40,000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात करके एक 15 पेज की रिपोर्ट बनाई और आज से एक दिन पहले मंगलवार को जाकर प्रधानमंत्री को वो 15 पेज की रिपोर्ट सौंपी। लेकिन जिस समय वो 15 पेज की रिपोर्ट सौंपने गए, जिसमें उन्होंने हार की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए कहा कि मैं ही सही से कामयाब नहीं हुआ, मैं अपनी गलती मानता हूं कि यह चुनाव के अंदर मतलब पार्टी अध्यक्ष के रूप में मैं मेरी जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन साथ ही साथ उनसे जस्ट पहले जेपी नड्डा जी जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी जो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, डेप्यूटी सीएम हैं और हाल ही में अपने बयानों के कारण सुर्खियों में हैं, जहां वो कहते हुए पाए जा रहे हैं कि संगठन सरकार से बढ़कर होता है, वो भी जेपी नड्डा जी से मुलाकात किए। और उस मुलाकात में कहीं ना कहीं उन्हें यह नसीहत दी गई कि आप इस तरह के बयान ना दें जिससे सरकार वर्सेस संगठन की बात आम गलियारों में गूंजने लगे। लेकिन फिलहाल के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की होना और उसमें हार के कारणों की समीक्षा होना और उन समीक्षा के बाद में एग्जीक्यूशन होना अब अपेक्षित है। क्योंकि मंगलवार के दिन ही यह रिपोर्ट पेश की गई है, आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश में बाईपोल होने वाले हैं उन सीटों के लिए जहां पर विधायकों ने सीटें छोड़कर लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा था। उन बाईपोल इलेक्शंस में बीजेपी की क्या रणनीति
रहे और किस तरह से वहां पर जीत सुनिश्चित की जाए, इसके भी अब कयास लगने हैं। अर्थात यह तो तय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में सांगठनिक स्तर पर बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हार किसी एक पेज पे नहीं 15 पेज पर लिख कर दी गई है कि ये 15 पेज के कारण हैं जिनसे हम हारे हैं। उन 15 पेज के कारणों में बड़े कारण जो मीडिया में तैर रहे हैं वो ये है कि सरकार चलाते समय आदित्यनाथ जी के द्वारा जो ब्यूरोक्रेसी का उपयोग किया जाता है उससे संगठन खफा है। संगठन की बातें सुनवाई नहीं हो रही हैं। संगठन की बातों को सुनवाई के रूप में ना पाते हुए देख कार्यकर्ता चार्ज नहीं था और वो किसी भी कीमत पर रिजल्ट्स को लाने के लिए उत्साहित नहीं था। उसका परिणाम यह निकला कि कार्यकर्ता ने चुनाव में यह मान लिया कि ठीक है, जब सरकार खुद से ही चुनाव जीत सकती है तो जीतने दे, वो बाहर नहीं निकला और यह इनकी हार के बड़े कारणों में निकल कर आया। ऐसी स्थिति में संगठन को फिर से चार्ज किया जाए तो क्या सरकार में संगठन के स्तर पर लोगों को जगह दी जा सकती है? यानी संगठन के अंदर जो कार्य करने वाले, जैसे राष्ट्रीय मतलब जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उस तरह के लोगों को कोई आगे पद दिया जा सकता है? यह चर्चा का विषय फिलहाल बना हुआ है। और क्या उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है, जैसा केजरीवाल जी कह रहे थे इलेक्शंस के दौरान कि योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की तैयारी कर रही है केंद्रीय संस्था? ऐसी स्थिति में क्या यह भी संभव है? ये सारी बातें वर्तमान में तेजी से गलियारों में तैर रही हैं। इसी बीच में एक और मामला होता है और वो क्या है? इसी बीच के अंदर केशव प्रसाद मौर्य जी एक बयान देते हैं जो कि भूपेंद्र चौधरी जी की दिल्ली यात्रा से पहले ही होता है और उस बयान में वो चीख कर एक ही लाइन बोलते हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स हो गए हैं और हम ये जानते हैं कि संगठन सरकार से ऊपर है। इस बात को सुनते सुनते ही कार्यकारिणी के अंदर बैठे हुए कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता है कि डेप्यूटी सीएम स्तर का व्यक्ति इस बात को पहचान गया है कि संगठन ताकतवर होता है। इस बयान पर बजी तालियों ने मौर्य जी को उत्साहित किया और उत्साहित मौर्य जी अपनी बात को बकायदा ट्वीट पर साझा किए और साझा करके दिल्ली पहुंच गए मिलने के लिए। मिले जेपी नड्डा जी से कि सर देखिए, मैं पहचान गया हूं असल में हार किस वजह से हुई है। नड्डा जी का दिल्ली जाना यह भूपेंद्र चौधरी जी की यात्रा से जस्ट पहले था। अर्थात ये अपने स्तर पर अपनी द्वारा जो समीकरण निकाले, जो इन्होंने एनालिसिस निकाला, वो जाकर नड्डा जी जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय चीफ हैं उनको जाकर बताते हैं। इस बीच में इनसे कहा जाता है कि सर जी आप ये बातें पब्लिकली ना कहिए कि क्या चीज ऊपर है क्या चीज नीचे है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में हवाले में कहा गया है। खैर जो भी है, इनकी बातों पर अपोजिशन को आनंद लेने का मौका मिल गया। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी ने केशव प्रसाद मौर्य जी से बकायदा कहा कि अब आप आ गए हैं तो इनके लिए तंज लिखा, लौट कर बुद्धू घर को आए। लौट कर बुद्धू घर को आए और साथ में एक और ट्वीट डाल दिया और उसमें कहा कि 100 लाओ सरकार बनाओ। अर्थात अगर केशव प्रसाद मौर्य जी को कहीं लगता है कि सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में अगर संभव है तो अपने साथ में 100 विधायक लेकर हमारे पास आ जाओ। इतना नंबर हमारे पास भी विधायकों का है विधानसभा के अंदर कि हम सरकार बना लेंगे और अगर हम सरकार बनाते हैं तो सीएम पद आपका पक्का। इस तरह का जो ये तंज है, इस पर भी राजनीति होना शुरू होती है। मौर्य जी अखिलेश जी को पलटवार देते हैं और कहते हैं कि ये आपके केवल ख्याली पुलाव हैं। अब इस बात का भी हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या वाकई में अगर 100 विधायक लेकर मौर्य जी साथ चले जाते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है? तो आइए एक बार के लिए चुनावी जो गणित है उसको समझते हैं। देखिए, फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से 10 सीटें वैकेंट हैं बिकॉज वहां बाईपोल होने हैं, उपचुनाव होने हैं। तो 393 सीटें हैं। 393 सीटों में से आधी सीटें जिस भी पार्टी के पास होंगी वो सरकार बना जाएगा। यानी कि अराउंड कितनी हुई, 9 दूनी 18, 194 सीटें जिसके पास होंगी वो सरकार बना जाएगा। 194 होंगी ना, चेक कर लेना यार। 197 सीटें, हाँ 197 सीटें जिसके पास होंगी वो सरकार बना जाएगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान की सीटों का समीकरण देखिए। वर्तमान में सत्ता पक्ष के पास में बीजेपी 251 के साथ लार्जेस्ट पार्टी बनकर बैठी है। 393 में से 197 सीटें चाहिए। बीजेपी ऑलरेडी 251 लेकर आगे चल रही है। उनके सहयोगी दलों में अपना दल, राष्ट्रीय लोकदल, सुभाषपा और निषाद पार्टी भी शामिल है। एक तरह से बीजेपी फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार में चल रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में समाजवादी पार्टी के पास वर्तमान में 105 सीटें और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं।
अगर इनके साथ में 100 सांसद मिल जाते हैं, तो 100 विधायक मिल जाते हैं, तो निश्चित ही ये आंकड़ा, करिश्माई आंकड़े 197 को पार कर जाएगा। और अगर वो आंकड़ा पार होता है तो निश्चित ही अपोजिशन की सरकार बन जाएगी। ये तो हुआ केवल समीकरण के आधार पर यह तय करना कि हां भाई जोड़ बाकी गुणा भाग कर दो, तो गुणा भाग करके यहां पर +100 कर दोगे तो यह नंबर 207 हो जाएगा, जो कि अपेक्षित सीटों से भी 10 अधिक है, सरकार बनकर रहेगी। अगर 10 पर बाइपोल भी हो जाए तो भी 207 का नंबर बड़ा नंबर है, ऐसी स्थिति में भी सरकार बनाने में आराम से सहूलियत रहेगी। लेकिन अब दूसरी तरफ चलते हैं। 251 सीटों वाली पार्टी में अगर केशव प्रसाद मौर्य जी 100 सीटें लेकर निकलते हैं, तो 100 सीटें निकालकर जाना अपने आप में 40% सीट ले जाने जैसा है। और 40% सीटें अगर केशव प्रसाद मौर्य जी बीजेपी में से लेकर जाते हैं तो वो कानूनी रूप से संभव नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी गणित समझ लीजिए। असल मायने में भारत के अंदर जो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है 10वीं अनुसूची में, जिसमें यह कहा गया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से कि यदि कोई भी पार्टी अपने विधायकों को साथ लेकर जाती है तो 2/3 विधायकों का मूवमेंट मिनिमम रिक्वायर्ड है। अर्थात यदि बीजेपी के 170 से अधिक विधायक निकलकर किसी दूसरी पार्टी में मिलेंगे तो ही पार्टी का मर्जर अलाउ होगा। अदरवाइज अगर 100 निकलकर यहां से जाते हैं तो यह 100 का निकलना स्पीकर के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उन विधायकों की भी विधायकी चली जाएगी। विधायकों की विधायकी जाते ही दोबारा इलेक्शन कराने कंपलसरी हो जाएंगे। अर्थात रियल ग्राउंड पे अगर आज के स्तर पर बात करें तो अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ 100 सीटों पर जाना संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यह 40% के आसपास नंबर है और इतने नंबर पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, विधायकों की विधायकी रद्द हो जाती है, तो इनका जाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल बनता है कि तो सर ये वाली लाइन फिर बोली क्यों गई? ये वाली लाइन केवल और केवल पार्टी में फूट डलाने के लिए बोली गई कि अगर ऐसा है तो केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में खाई बड़ी कर दी जाए। जब संगठन आपस में लड़ेगा तो अल्टीमेटली फायदा अपोजिशन को होगा। जब संगठन और सरकार नाम की दो चीजें एक ही पार्टी में हो जाएंगी तो निश्चित ही जनता जो उस पार्टी पर विश्वास लगाकर, उस सरकार पर विश्वास लगाकर बैठी है, उसे लगेगा कि कहीं मेरे नेता के साथ तो कुछ बुरा नहीं हो रहा। और ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी जो ये बात अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो पिछड़े वर्ग का है, लगभग वोटर्स में 45% से ऊपर पिछड़ा वर्ग आता है। ऐसी स्थिति में केशव प्रसाद मौर्य जी जो कि पिछड़ों का चेहरा है, 4 बार के इलेक्शन में केवल 1 बार चुनाव जीत करके भी उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, बीजेपी जिनके चेहरे के ऊपर यह कहती है कि हम भी पिछड़ों का ध्यान रखते हैं, ऐसी स्थिति में पिछड़ों को साधते हुए अखिलेश जी अगर ये दांव खेल दें कि देखिए केशव प्रसाद जी तो कह रहे थे कि संगठन को साथ लेकर चलिए, लेकिन सीएम साहब है कि बात मान ही नहीं रहे। एक ही पार्टी में जैसे एक घर के अंदर पड़ोसी बैठकर यह कहे कि बाप बेटे में बन नहीं रही है आजकल, अंकल जी लग रहा है कि बेटा आपकी सुन नहीं रहा है। अब बेटा कह रहा है कि पिताजी की बातें हम सुनते तो हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं। अब पड़ोसी जो है वो इस बात को अगर इतना ज्यादा हाईलाइट कर दे कि आपको घर में लगने लगे कि वाकई में कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, बस उस काम को करने में अखिलेश जी कामयाब होते दिख रहे हैं। खैर ये सोशल मीडिया पर ही सही, लेकिन वोटर्स जो हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके मन में अगर एक बार भी संदेह पैदा करने में कामयाब होते हैं तो बाई इलेक्शंस में इसका फायदा सीधा सीधा अपोजिशन को मिलता दिख रहा है। इसी से निपटने के लिए निरंतर तैयारी कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपने स्तर पर रिप्लाई देते हुए कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत सरकार और संगठन है। सपा का पीडीए धोखा है, यूपी में गुंडा राज की वापसी असंभव है और 2017 में जो हुआ था वो 27 में भी बीजेपी दोहराएगी, ऐसा मौर्य जी ने अपनी तरफ से जवाब दे दिया। निश्चित ही उनका जो 100 लाव वाला ऑफर है वो केवल और केवल अपनी तरफ से तंज है अखिलेश जी का, लेकिन मौर्य जी ने भी इन्हें माकूल तरीके से सोशल मीडिया पर जवाब दे दिया है। कुल मिलाकर आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्तमान में जो चल रहा है वो जिस तरह की समीकरणों पर चल रहा है, इसको समझने के लिए किसी बड़े चुनावी पंडित की जरूरत हो सकती है। लेकिन हां, फिलहाल के लिए यह कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है तो आंसर है जी नहीं। कोई भी पार्टी जब अपने चुनाव के रिजल्ट्स का एनालिसिस करती है तो जो कारक जिम्मेदार हैं उन कारकों की भरपूर चर्चा
चर्चा होती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी से यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 15 पेज की रिपोर्ट ले जाकर मिले हैं और अपनी तरफ से सारी बातें बताई हैं कि कौन से बड़े कारक रहे जिनकी वजह से हार हुई। उन्होंने खुद से अपनी हार को स्वीकार किया और कहा कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, प्रशासन का रवैया भी कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ा, कार्यकर्ता सुस्त रहे। उन्होंने समीक्षा रिपोर्ट में यह भी बताया कि कई जगह अधिकारियों ने विपक्ष की मदद की, बीजेपी के वोटरों के मतदान लिस्ट से नाम भी हटाए गए जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। अपने एनालिसिस को इन्होंने प्रॉपर तरीके से वहां पर सौंपा है। अब देखना होगा कि इसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय आलाकमान बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में क्या बड़े परिवर्तन करता है। जैसा भी कोई अपडेट मिलेगा हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे।